व्हाट इज फंडामेंटल राइट। अभी हम फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें। फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट इज नथिंग बट वी कैन से दैट इट इज एन इंटरेस्ट protected by the basic, or I can also say supreme law of the land. फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा इंटरेस्ट है जिसको कौन प्रोटेक्शन देता है? जिसको एक सुप्रीम लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करता है। व्हाट इज द सुप्रीम लॉ? Constitution is the supreme law. What is the basic law? Constitution itself is the basic law of the land. हमने Constitution का चैप्टर डिटेल में किया था, उसमें हमने क्या बोला था? Constitution is the basic law of the land. Constitution is the supreme law of the land. What is the difference between basic and supreme? अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई भी लॉ बेसिक लॉ है तो उसका मीनिंग क्या होता है? अभी आपको मतलब कुछ भी चीज़ें अगर हम बेसिक बोलते हैं तो मतलब वहाँ कुछ भी हमें करना है तो किसको रेफर करेंगे? बेसिक चीज को। जैसे हम बोल रहे हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो पहले बेसिक क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी। वो एक बेसिक सोर्स है, वहाँ से फिर आप धीरे धीरे डेवलपमेंट करते जा रहे हो, फिर स्टैंडर्ड बुक्स पे जा रहे हो, वो चीज़ें। तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट को लॉ बनाने होंगे तो उनके लिए गाइडेंस कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट्स व्हाई इट इज द बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। मतलब फ्यूचर लॉ को बनाने के लिए एक रेफरेंस बुक है या एक गाइड बुक है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाई इट इज सुप्रीम लॉ? इट इज बाइंडिंग ऑन एवरीबडी। जो भी है सभी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग होती है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो या फिर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हो। Constitution is supreme and not the any organs which has been created by the Constitution. Here, so fundamental right is nothing but it is an interest which is protected. वो एक ऐसा interest है जिसको protection Constitution ने दे रखा है. So can we say that the inclusion of fundamental rights in the Constitution provides these rights a sanctified place in the Constitution. हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये राइट डाले हैं, मतलब उनको इंक्लूड किया है पार्ट 3 में लिस्ट बना के, अगर हम उसको डाल दे रहे मतलब हमने क्या किया कि ये राइट्स को एक जगह दे दी है, ओके, सैंक्टिफाइड जगह दे दी है। वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को गारंटी लेनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इज दिस क्लियर? सेकेंड वी कैन से इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर फ्रॉम बिकमिंग आर्बिट्ररी। एक तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, मतलब आपने प्रोटेक्शन दे रखा। सेकेंड चीज़, जब कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें हैं तो कोई भी जो गवर्नमेंट है वो आर्बिट्ररी नहीं हो सकती है, तो दोनों का आर्बिट्ररीनेस को रोकने का काम भी करती है। सो कैन वी से इन शॉर्ट दैट फंडामेंटल राइट्स इज पुटिंग ऑन लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई फंडामेंटल राइट को हम फंडामेंटल क्यों बोलेंगे? व्हाई फंडामेंटल राइट इज फंडामेंटल? बाकी राइट्स को हम फंडामेंटल नहीं बोलते, लेकिन जो राइट्स पार्ट 3 में है उसी को हम लोग फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? ओनली फॉर 2 रीजन। फर्स्ट थिंग दैट फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। सेकेंड कारण है these rights cannot be taken away by whom? By the state. भी आपको यहाँ पर समझना है कि हम लोग इस राइट्स को ही फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज दे आर एंजॉइंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, एंड व्हाई दे आर एंजॉइंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? Because they are very very important for the development, or we can say all round development of an individual. Individual के all round development के लिए ये rights इतने important है, इसलिए उसको constitutional status दिया है। Constitutional status देना मतलब क्या? We are including them in a separate chapter. okay, constitution में एक separate chapter, एक separate part में अगर हम डाल देते हैं, मतलब कि it is enjoying constitutional status. Clear? Second हमने क्या बोला? These rights cannot be taken away by the state. मतलब जो राइट्स हमने एफआर में डाल दिए हैं, पार्ट 3 में डाल दिए हैं, उसको स्टेट कभी भी छीन नहीं सकता।
द स्टेट के नॉट टेक अवे दिस राइट्स, मतलब ये राइट्स को एनक्रोच नहीं कर सकता है। एंड इफ इन अ वे इफ एनी लॉ हैज बीन पास्ड बाय द गवर्नमेंट which infringes such rights, then such a law can be declared as what? Null and void by whom? By the court. मतलब एक तो स्टेट को ये अधिकार लेने की जरूरत ही नहीं, उसको हक ही नहीं कि वो किसी इंडिविजुअल के राइट्स ले ले। और इनकेस अगर लॉ के थ्रू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर कोई इंडिविजुअल के राइट्स को एनक्रोच करता भी है, तो ऐसे जो लॉ बनाएंगे उसमें जुडिशरी क्या कर सकती है? उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। तो ये दो कारण की वजह से हम बोल रहे हैं कि इतने इम्पोर्टेंट है। दैट्स व्हाई फंडामेंटल राइट इज नोन एज फंडामेंटल इन नेचर। क्लियर? सो नाउ लेट अस डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स। फर्स्ट टेल मी व्हाट इज अ लीगल राइट एंड व्हाट इज अ फंडामेंटल राइट। लीगल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट क्या है? राइट तो राइट ही है, लेकिन फिर भी इसमें डिफरेंसेस है। जो पार्ट 3 में वो तो फंडामेंटल है, जो बाहर है सब लीगल। सो कैन वी से एक थिंग तो कॉमन है, वेदर इट इज अ फंडामेंटल राइट और अ लीगल राइट, इट इज नथिंग बट इट इज एन इंटरेस्ट व्हिच इज प्रोटेक्टेड बाय द बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। चाहे वो लीगल राइट हो या फंडामेंटल राइट हो, ये दोनों को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर इसमें फर्क क्या है? फिर इसलिए फर्क है कि दोनों की जो एनफोर्सेबिलिटी है सिर्फ उसमें ही डिफरेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिविजुअल का लीगल राइट वायोलेट हुआ है, लीगल राइट मीन्स वी कैन से एनी राइट विच इज आउटसाइड पार्ट 3, ठीक है? पार्ट 3 में जो भी रखा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के बाद जितने भी हम लोग आर्टिकल एंजॉय कर रहे हैं वो सभी लीगल राइट में आ जाएंगे। तो लीगल राइट अगर किसी का वायलेट हुआ है तो वो क्या करेगा? स्टेट के पास जब मतलब स्टेट ने मान लो उसका लीगल राइट वायलेट किया है तो वो शिकायत लेके कहाँ जाएगा? पहले उसे जाना होगा सबऑर्डिनेट कोर्ट में। सो वो अपना सूट फाइल करेगा सबऑर्डिनेट कोर्ट में, फिर बाद में वो हाई कोर्ट में रिट एप्लीकेशन देगा, और फिर ये दोनों के जो केस का जो जजमेंट होगा उसमें अपील के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब you can say if your legal right is violated, a person cannot approach Supreme Court directly, but he has to address his grievance redress by how? First approaching the subordinate court by filing an ordinary suit, or we can say through a writ application in the high court, and then through appeal it can approach the Supreme Court. लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली हम लोग जा सकते हैं, वो ही डिफरेंस है। सेकेंड थिंग, अगर लीगल राइट जो है उसके लिए अगर आपको प्रोसेस चेंज करना है तो आप ऑर्डिनरी प्रोसेस से वो चेंज कर सकते हैं। मतलब मॉडिफिकेशन करना है कोई भी लीगल राइट में तो हम क्या करेंगे? सिंपल मेजॉरिटी से वो चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन एफआर में अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है तो हमको स्पेशल मेजॉरिटी ही चाहिए। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो हमें मेजॉरिटी चाहिए वही सेम मेजॉरिटी हमको एफआर को चेंज करने में चाहिए। तो वही दो डिफरेंसेस है बिटवीन लीगल राइट एंड फंडामेंटल राइट। इज दिस क्लियर? एक तो एनफोर्सिबिलिटी में, और सेकेंड क्या होगा कि अगर उनको मॉडिफाई करना है तो लीगल राइट ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से कर पाएंगे, और ये जो है वो एक अमेंडमेंट प्रोसेस होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये दोनों में क्या फर्क है? ह्यूमन राइट्स मतलब व्हाट? ऐसे जो राइट्स बिकॉज यू आर ए ह्यूमन बीइंग तो वो आपको मिलने चाहिए। एक हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जो राइट चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन राइट। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, राइट टू वर्क, है ना? ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जो क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं तो वो हमारा अधिकार है। तो ऐसे जो राइट्स है वो हो सकता है कि वो एनफोर्सेबल हो या ना हो। ह्यूमन राइट्स मे और मे नॉट बी एनफोर्सेबल। फॉर एग्जाम्पल, आपका राइट टू फूड वायलेट हुआ है तो आप कोर्ट जा सकते हो, मतलब जा सकते हैं हम, लेकिन क्या हम फोर्स करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि भाई हमको स्टेट की जवाबदारी है कि राइट टू फूड उसको प्रोटेक्ट ही करना पड़ेगा? नहीं।
इट मे और मे नॉट बी एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब स्टेट कोई गारंटी नहीं दे रहा है आपको फूड देने की, होगा तो कर देगा, वर्क देने की कमिटमेंट नहीं दे रहा है, यहाँ पर कोशिश करेगा आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहा है वो ह्यूमन राइट्स में, बिकॉज बहुत सारे ऐसे ह्यूमन राइट्स है और स्टेट के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हर एक ह्यूमन राइट्स के लिए आपको कमिटमेंट दे। लेकिन कुछ ऐसे ह्यूमन राइट्स है जो बहुत ज़्यादा बेसिक है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस राइट्स के लिए गवर्नमेंट जो स्टेट है उसने क्या किया है, प्रोटेक्शन देने की, गारंटी देने की जवाबदारी ली है। तो वो सारे राइट्स कहाँ पर आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स में। सो कैन वी से दैट ऑल फंडामेंटल राइट्स they are nothing but human rights, but all human rights are not fundamental rights. So those human rights are fundamental rights which are put in part 3. जो ह्यूमन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला है या उसको पार्ट 3 में डाला है, उसी को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल राइट्स। बाकी वो भी एक ह्यूमन राइट में ही आ जाता है, पर सारे के सारे ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज सभी ह्यूमन राइट्स के लिए स्टेट गारंटी नहीं ले सकता। तो जहां उन्होंने गारंटी ली वो ह्यूमन राइट क्या बन गया, FR बन गया, फंडामेंटल राइट बन गया, और जहां उन्होंने गारंटी नहीं ली वो सिर्फ ह्यूमन राइट ही बन गया। इसलिए मैंने बोला मे और मे नॉट बी लीगली एनफोर्सेबल। समझ में आया इन दोनों का डिफरेंसेस। दूसरा हम बोल सकते हैं कि ये जो ह्यूमन राइट्स है वो यूनिवर्सल इन नेचर है, मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग को जो चाहिए, मुझे जो चाहिए वो आपको चाहिए, आपको जो चाहिए वो दूसरे को चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स में कोई फर्क नहीं होगा, जो मुझे चाहिए वो दूसरों को भी चाहिए। रिलीजन के बेस पे उसके राइट्स अलग नहीं हो जाएंगे, या फिर रेस के बेस में उसके कुछ अलग राइट्स नहीं होंगे, नहीं, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है तो उसे भी खाना चाहिए, उसे भी वर्क चाहिए, सब कुछ है। तो उसके लिए कोई ये चार सारी चीजें जो है वो बैरियर से हटके है, सबके लिए कॉमन है, सबके लिए वो इक्वल है। इसलिए यूनिवर्सल इन नेचर, इट सरपासेस ऑल द बैरियर्स। क्लियर? सो दिस मच ओनली यू हैव टू रिमेंबर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। बेसिक डिफरेंस क्या है, ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट्स है जो कि जरूरी है लेकिन वो एनफोर्सेबल नहीं हो सकते, और फंडामेंटल राइट्स क्या है, जरूरी भी है और वो एनफोर्सेबल भी हो रहे हैं, और उसको प्रोटेक्शन करने के लिए स्टेट ने गारंटी ली है। दैट्स व्हाई दैट ह्यूमन राइट बिकेम अ फंडामेंटल राइट। क्लियर? सो हियर वी आर कंप्लीटिंग दिस टू एस्पेक्ट।